हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारी यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। यहाँ पर हम लोगों ने 12th इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट की थी और इसमें हम लोग आप लोगों को नेशनल इनकम पढ़ा रहे थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम। मैंने इसमें बताया था आप लोगों को अब तक कि नेशनल इनकम के हमने 3 पार्ट्स में इसमें डिवाइड किया है, बेसिक कंसेप्ट में, एग्रीगेट में और उसके बाद रिलेटेड एग्रीगेट्स में और उसके बाद हमारा मेजरमेंट्स में। ये 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड था ये। तो इसकी मैंने पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दी थी। इस पीडीएफ में मैंने सब कुछ लिख रखा है जो भी मैंने पढ़ाना है और जिस तरीके से भी मैंने पढ़ाना है। तो फिलहाल इसी की चर्चा हम 4th पार्ट्स में कंटिन्यू कर रहे हैं। 3rd पार्ट तक हमने गुड्स के बारे में पढ़ा था, जो हमारे 4 प्रकार के गुड्स हुआ करते थे। पहला हमारा हुआ करता कंजम्पशन गुड्स, या हम कंज्यूमर गुड्स भी बोलते थे। दूसरा हमारा हुआ करता था हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरा फाइनल गुड्स और चौथा हमारा क्या हुआ करता था, हमारा हुआ करता था कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, तीनों के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स जो कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स हमारे होते थे जिन्हें हम कंज्यूम करने के लिए लाते थे। दूसरी बात कैपिटल गुड्स होते जिन्हें हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए लाते थे। तीसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स जो फाइनल नहीं होते थे, मतलब वो गुड्स जो आपके फाइनल गुड्स की हेल्प करते थे एज अ रॉ मटेरियल, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते थे। मतलब उसमें भी प्रोडक्शन करना बाकी है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि वो मार्केट में बिक नहीं सकते? ऐसा नहीं कह सकते, मार्केट में बिक सकते हैं। आज इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। फाइनल गुड्स फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बिल्कुल फाइनल है, अब मार्केट में बिकने के लिए बिल्कुल रेडी है। उस पर कोई फर्दर प्रोडक्शन करना बाकी है ना जी ना, अब कोई प्रोडक्शन नहीं करना, अब तो बिल्कुल रेडी है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में चेयर का, कि चेयर, मान लो लकड़ी की चेयर की बात करें, लकड़ी की चेयर बनती है वुड से। वुड कहां से आता है? एक टिम्बर मर्चेंट से। वो पेड़ उगाता है, पेड़ उगाने उन्हें काट कर उनको अलग अलग वुड में तैयार करके रख देता है अपने पास। फिर क्या होता है कि जो फैक्ट्री वाला है जो चेयर्स बना रहा है, या मैंने एग्जांपल में बेंचेस भी ली थी अपनी कोचिंग की बेंचेस, कि वो क्या करता है, वो जाता है और बेंचेस के लिए लेकर आता है उन लकड़ी को, और फिर कारपेंटर उसको पूरी तरीके से चेंज करके और एक बेंच तैयार कर देता है। अब बेंचेस में कुछ नहीं हो सकता, वो बेंच उसने मुझे सेल आउट कर दिया और मैंने उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया। मेरे लिए वो यूज हो रहा है, मेरे लिए वो कंजम्पशन है, बिल्कुल कंजम्पशन है, मैं उन्हें यूज कर रहा हूं। लेकिन उसके लिए वो फाइनल गुड्स हैं, क्योंकि वो अब इधर आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि फाइनल गुड्स आपके नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में काउंट होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कभी काउंट नहीं होते, क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स भी काउंट कर लोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्यों डबल काउंटिंग होगी? क्योंकि आप एक बार उसे फाइनल गुड्स में काउंट करोगे और दूसरी बार फिर आप उसे इंटरमीडिएट गुड्स में काउंट करोगे। क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स की कॉस्ट में आपके इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट जुड़ी हुई होती है। बात समझ में आती है? चलिए जी, इसके बाद एक क्वेश्चन मेरा अराइज होता है यहां पर, द सेम गुड्स मे बी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। क्या सेम गुड्स फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों हो सकते हैं? क्या आप किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को ये कह सकते हैं जी आप फाइनल भी हैं और आप इंटरमीडिएट, मतलब वो मार्केट में भी बिक जाते हैं और उनके ऊपर फर्दर प्रोडक्शन भी होता है। जैसे मैं कहूं आपसे, चेयर का ही मैंने एग्जांपल लिया, जो चेयर सेल आउट कर रहा है क्या वो फाइनल गुड्स हैं? बिल्कुल फाइनल है। जो बंदा अपने यहां रख रहा है चेयर को वो फाइनल ही है। लेकिन मान लो किसी शोरूम वाले ने उसको खरीदा है, उसने उस चेयर को खरीदा और उसको सोफे में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसमें गद्दे वद्दे लगा के बढ़िया से उसको कर दिया, तो अब उस शोरूम वाले के लिए वो क्या हो गया? वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। और जो उसने सोफा वगैरह तैयार किया उस चेयर का इस्तेमाल करके, वो उसके लिए फाइनल गुड्स है। तो क्या मार्केट में सोफा और चेयर नहीं बिकते? चेयर भी बिकती है और सोफा भी बिकता है, दोनों चीज बिकती है। यहां मैंने एग्जांपल थोड़ा अलग लिया है, यहां एग्जांपल के तौर मैंने लिया है, यस इट डिपेंड्स ऑन एंड यूजर। एंड यूजर कैसा है? जैसे कि मैंने बताया कि मैं चेयर यूज करना चाहता हूं तो मेरे लिए चेयर फाइनल गुड्स हो गए, और मेरा कोई कलीग है वो चाहता है कि मैं जो हूं सोफा यूज करूं, वो उसी चेयर से बने हुए सोफे को ले आए। आपने कई चेयर्स देखी होंगी, आजकल तो लॉकडाउन में आप देखते भी हो, मोदी जी बैठते हैं चेयर के ऊपर, लकड़ी वाली चेयर के ऊपर, पर ध्यान से देखना उस चेयर के ऊपर गद्दा लगा हुआ होता है। बात समझ रहे हैं मेरी बात? ये गद्दे लगे हुए होते हैं। आप जो चेयर परचेस करने जाते हो, जो आप मार्केट से लेने जाओगे, वो क्या लगता है आपको? चेयर ऐसी मिलने वाली लकड़ी की? आपको चेयर मिलेगी सिंपल, जो सरकारी स्कूलों में होती है। बात समझ रहे हैं मेरी? या तो प्लास्टिक की मिलेगी, नहीं तो अगर आप लकड़ी की लेना चाहेंगे तो आप वैसी मिलेगी, वरना आपको स्पेशल ऑर्डर देना पड़ेगा गद्दे की बनवाने के लिए। बात समझ रहे हैं? चलिए,
तो यहां पर जो एग्जांपल एंड यूजर की बात की है, एंड यूजर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो फाइनल गुड्स हैं या इंटरमीडिएट गुड्स हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि एक ही गुड्स आपके फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में कहा कि पेजेस यूज्ड बाय अ स्टूडेंट आर फाइनल गुड्स। जब एक स्टूडेंट कॉपी पे लिखता है, कोरे पन्ने पर लिखता है, तो वो क्या होता है, उसके लिए फाइनल गुड्स है कि वो कंज्यूम कर रहा है, उसको यूज कर रहा है। लेकिन मैं बात करूं एक पब्लिशर की, पब्लिशर जो बुक छापते हैं उनको तो कोरा पन्ना चाहिए, कोरा पन्ना स्टूडेंट को भी चाहिए, कोरा पन्ना पब्लिशर को भी चाहिए। पब्लिशर को किस लिए चाहिए, उस कोरे पन्ने के ऊपर अपनी बुक छापने के लिए, और स्टूडेंट को किस लिए चाहिए, उस कोरे पन्ने पे अपने हाथ, मतलब अपने स्टडी करने के लिए, अपने हाथ से लिखने के लिए। तो स्टूडेंट के लिए तो फाइनल गुड्स हो गए वो, लेकिन क्या उस मतलब पब्लिशर के लिए फाइनल गुड्स हैं? उसके लिए फाइनल गुड्स नहीं है। उसके लिए क्या है, वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। उसके लिए फाइनल गुड्स क्या है, वो बुक जो वो सेल कर रहा है मार्केट के अंदर। यही मैंने एग्जांपल में कहा है कि पेजेस यूज्ड बाय स्टूडेंट आर फाइनल गुड्स, बट द सेम पेजेस यूज्ड बाय पब्लिशर फॉर प्रिंटिंग देम, देन दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। बात समझ में आती है? ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। एक ही गुड आपके इंटरमीडिएट गुड्स भी कहला सकते हैं और फाइनल गुड्स भी कहला सकते हैं। आपको देखना है एंड यूजर, अगर एंड यूजर आपका फाइनल गुड्स की तरह यूज कर रहा है तो वो आपके फाइनल गुड्स हैं और आप उसे नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में जोड़ने वाले हैं। और अगर एंड यूजर आपका उसे इंटरमीडिएट गुड्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उसमें फर्दर प्रोडक्शन भी कर रहा है, तो वो आप इंटरमीडिएट गुड्स की तरह आप उसे मानेंगे और उसको नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में नहीं जोड़ने वाले हैं। बात समझ में आती है? चलिए जी, इसको जरा नोट कर ले, इसको पीडीएफ नहीं मिली है। फर्दर में एक चीज और मुझे बतानी है इसमें, ये कैपिटल को हम यहाँ पर नेशनल इनकम में के की नाम से डिनोट करेंगे। जैसे मैं कीवर्ड्स बताया, मैंने पिछली क्लास में कंजम्पशन को सी बताया, इन्वेस्टमेंट को आई बताया, यहाँ कैपिटल को के बताया। मैंने पीडीएफ में सब कुछ दे रखा है, जिनके पास पीडीएफ है उन्होंने देख ली होगी। उसके अंदर अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग कहीं प्रिंट भी नहीं करा सकते उसको, लेकिन आप जो है इसको मतलब लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। लेकिन जिनके पास पीडीएफ अब तक नहीं है, मेरे ख्याल से अभी तक 12th इकोनॉमिक्स वाले ग्रुप में ज्यादातर बच्चे ऐड नहीं है, तो शायद अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिली होगी। आप जो है पीडीएफ के लिए अभी मैं जो भी पीडीएफ में सब कुछ यहाँ लिख रहा हूँ उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मैं डायरेक्टली पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है जी? तो भैया जिन जिन बच्चों ने क्लासेस देखी है, देख रहे हैं, वो सभी ग्रुप में ऐड हो जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे, आप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे इकोनॉमिक्स वाले में। आपको वहां पीडीएफ और नोट्स वगैरह जो भी आपको मिलने वाले क्वेश्चंस वो सब वहां मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए जरा पॉज करिएगा, इसको जरा लिख लीजिएगा, मैं फर्दर आगे की तैयारी करता हूं। हाँ जी, तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था। कंजम्पशन को हमने सी डिनोट किया और इन्वेस्टमेंट को मैंने आई डिनोट किया। हम उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा आगे करने वाले हैं। कंजम्पशन हमने सी तो मान लिया, पर कंजम्पशन का मतलब क्या है? कंजम्पशन का जब मैंने पहले स्टार्टिंग बताया, कंजम्पशन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कंजम्पशन गुड्स वो जो आप खुद के कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर यहां पर वो किस तरीके से यूज होने वाला है, तो उसके लिए बता दूं। कंजम्पशन आपके 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड्स, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, कंजम्पशन बाय एनजीओज। एनजीओज वाले पॉइंट पे लास्ट में आऊंगा। कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड का मतलब क्या है बेटा? हाउसहोल्ड का मतलब हमारा घर हो गया। हम लोग घर में क्या क्या चीज खरीद के लाते हैं? एक बात बताया, मार्केट से तेल खरीद के लाते हैं, ऑयल रिफाइंड या सरसों का या जो भी है आपका, ये सब खरीद के लाते हैं। सब्जी परचेस करते हैं, आटा परचेस करते हैं, मसाले खरीदते हैं। किस लिए खरीदते हैं? खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं? तो ये कहां मार्केट में मिलता है या नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। आप खरीद के लाए, आपके लिए तो ये खर्चा है, लेकिन किसी और बंदे के लिए तो ये इनकम है। तो क्या ये नेशनल इनकम में जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? 100% जुड़ेगी, ध्यान रखना इस बात का। तो कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड जो होता है वो आपका जुड़ने वाला है, जो आप खुद के कंजम्पशन के लाते हैं। दूसरा कंजम्पशन कौन सा होता है? कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस चीज का कंजम्पशन करेगी? गवर्नमेंट कंजम्पशन करते। कंजम्पशन का मतलब ये आप उसे यूज कर रहे हो, कंप्लीटली इस्तेमाल कर लिया, आपने कंज्यूम कर लिया, आप क्या करोगे उसका कोई फर्दर काम नहीं हो रहा है, आपने कंज्यूम किया, बात खत्म हो गई। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप कहीं पैसा लगा दो फर्दर पैसा बढ़ने के लिए, या तो पैसा बढ़ेगा या वहां पर डेवलपमेंट होगा। जैसे कि मैं बात करूं, वैसे गवर्नमेंट वाले एग्जांपल में थोड़ी देर बाद आऊंगा, लेकिन मैं छोटी सी बात बता दूं आपको। गवर्नमेंट कंजम्पशन करती है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है। गवर्नमेंट रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, पुल,
वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की चीजें डेवलप कर रही है, गवर्नमेंट का शहर, गवर्नमेंट का इंडिया, मतलब इंडिया पूरी पूरी गवर्नमेंट की है, तो क्या होगा, डेवलपमेंट तो इंडिया हो रही है, इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैं जो कंजम्पशन की बात करूं, कंजम्पशन गवर्नमेंट किस चीज का कंजम्पशन करेगी, गवर्नमेंट का क्या खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा है डिफेंस, आर्मी, ये कहां से आती है बेटा, आर्मी और डिफेंस भर्ती हो जाते हैं और आपको पता है वो फ्री की सैलरी लेते हैं, फ्री की सैलरी नहीं लेते। जिस वक्त जंग छिड़ेगी ना, तो सबसे पहले जान की बाजी लगाने के लिए वो खड़े होते हैं, वो बॉर्डर पर खड़े हैं ताकि आप लोग घर में सुरक्षित रहें। बात समझ में आ रही है? तो वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वैकेंसी निकालती है, जो यंगस्टर्स होते हैं वो जॉब पे जाते हैं, मतलब भर्ती मारते हैं, और उसके बाद वो लोग वहां पे सेलेक्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट होने के बाद उनकी डेली ट्रेनिंग होती है। डेली ट्रेनिंग इन द सेंस, मैं कह दूं आपसे, एक पूरा का पूरा एरिया एक्वायर कर लिया जाता है, बाउंड्री वगैरह करके वहीं पर उनको रखा जाता है, उनकी डेली परेड होती है, डेली उनकी दौड़ लगवाई जाती है, ताकि वो लोग ऐसे ना हो जाए कि मान लो थोंद उनके आगे निकल गई और उसके बाद जंग छिड़ गई। जंग छिड़ गई तो क्या अब दौड़ लगाएंगे, वो तब दौड़ नहीं लगाते, वो दौड़ डेली लगाते हैं। डेली उतनी ही मेहनत करते हैं वो जितनी स्टार्टिंग में भर्ती के टाइम पर उन्होंने की थी। वो डेली दौड़ लगाएंगे, डेली रस्सियों पे चढ़ेंगे, डेली फायरिंग करेंगे। आपको पता है, मेरा एक फ्रेंड है उसके भैया उसमें एयरफोर्स में है पायलट, जो बताया गया हमें, मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो बताते हैं जब भी आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें डेली टारगेट दिया जाता है कि 100 मिसाइल्स दागनी है। वो 100 मिसाइल्स क्यों दागी जाती हैं, अब बताओ, वेस्ट है कि नहीं है? वो वेस्ट है, लेकिन वो इसलिए किया जाता है कि मान लो 24 घंटे में जंग छिड़ गई, जंग का पता है कब छिड़ जाए, अभी रोज मैसेज, मतलब कॉल, मतलब आपके न्यूज़पेपर में आते हैं, न्यूज में दिखता रहता है कि कभी वहां पुलवामा अटैक हो गया, कभी कोई अटैक हो गया, अभी ये जो आपका सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ। क्या इनकी 1-2 दिन पहले ट्रेनिंग दी गई? पहले ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इनकी डेली ट्रेनिंग होती है कि बेटा चलो उठ जाओ, तैयार हो जाओ, उड़ा दो जाके दुश्मन को। यही होता है भाई। अभी ये कश्मीर में बार बार हमले हो रहे हैं, ये किस चीज के हो रहे हैं? बिना मतलब के हो रहे हैं। जंग कब छिड़ जाए कुछ नहीं पता, इसलिए हमारी आर्मी को, डिफेंस को हर वक्त तैयार किया जाता है, हर वक्त ट्रेनिंग दी जाती है। एक पूरा एरिया, जो मैंने बताया कि मिसाइल्स दागते हैं, 100 मिसाइल्स दागते हैं, उनके लिए पूरा का पूरा एरिया गवर्नमेंट ने खरीद रखा है, जहां पे कोई आदमी नहीं जाता। ये लोग टारगेट डिसाइड करते हैं कि यहां डालनी है, वहां डालनी है, उस तरीके से ये लोग अपना बिल्कुल रेडी रहते हैं कि अगर जंग छिड़ गई तो हम तैयार हैं लड़ने के लिए। क्या जंग छिड़ रही है? इतने सालों में तो छिड़ी नहीं। आखिरी बार कब छिड़ी थी? कारगिल वाला युद्ध हुआ था। बात समझ रहे हो मेरी? इतने दिनों में तो युद्ध नहीं हुआ। पर क्या आर्मी तैयार नहीं है? आर्मी तैयार है। कई कई ऐसे आर्मी ऑफिसर्स हैं जो बेचारे भर्ती में आए, वो डेली ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट लेके चले गए, बुढ़ापा आ गया, जंग नहीं छिड़ी। किस्मत थी भैया, जंग नहीं छिड़ी, पर तैयार तो सभी को रहना है। कंजम्पशन, गवर्नमेंट का कंजम्पशन है। दूसरा, आर्मी वगैरह को इन सब का खर्चा कौन उठाता है? खाने वगैरह का, मैस का खर्चा, ये सब्जी वगैरह आती है, मसाला वगैरह, ये सब चीजें जो आती हैं, इनका राशन वगैरह, ये सभी चीजें, ये कहां से आती हैं? गवर्नमेंट ही तो खर्चा उठाती है। सो माय डियर, ये जो भी खर्चा गवर्नमेंट कर दे डिफेंस और आर्मी के लिए, सारा का सारा गवर्नमेंट उठाती है, जो भी डिफेंस और आर्मी का खर्चा होने वाला। तो कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट में एग्जांपल के तौर पे आप याद रख सकते हैं आर्मी और डिफेंस। तीसरा आता है कंजम्पशन बाय एनजीओज, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, कंजम्पशन बाय एनजीओ। इनका पहले मतलब बता दो, फिर बताता हूं इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको यहां पढ़ाने का मतलब उद्देश्य क्या है। मैं बता दूं आपको एनजीओ क्या होते हैं। एनजीओ होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक संस्था होती है जो कुछ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वैसे आप 12th में आपका एक चैप्टर है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा इसमें डिटेल में डिस्कशन होगा, लेकिन मैं छोटी सी बात बता दूं, ये आपकी 2 तरीके की होती हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नमेंट है वो तो इसके अंदर आ गया, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट में एटसेट्रा भी लिखा है माय डियर। डिफेंस और आर्मी इसलिए लिया है क्योंकि ये इनका रेगुलर खर्चा है गवर्नमेंट का। लेकिन मान लो ऐसी कोई ट्रस्ट चला रही थी, मान लो गरीब लोगों के लिए, जो मेरठ के आसपास के लोग हैं वो जानते होंगे शायद, ये एक एक हॉस्पिटल चलता है प्यारेलाल के नाम से।
प्यारेलाल के नाम से जो हॉस्पिटल चलता है उसमें इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज उनकी दे रखी हैं, वो किसकी हैं? वो गवर्नमेंट की तो है। और कितने रुपए की पर्ची बनती है? मेरे ख्याल से 1 रुपए की पर्ची बनती है, जैसे 2-3 रुपए की होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही ना के बराबर लेते हैं वो। मेरे ख्याल से भी बीच में सुनने को मिलता है कि 1 रुपए की पर्ची मिलती है। एक स्टूडेंट बता रहा था कि शायद वहां कुछ करवाने गया था, घूमते फिरते निकल गया वो, तो वहां 1 रुपए की पर्ची, और 1 रुपए की पर्ची में हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, एक से एक डॉक्टर्स वहां बैठे हुए हैं। तो जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, वो सरकार की, भाई उनकी सैलरी जाती है, अच्छी खासी सैलरी होगी, पहली बात। मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल का इतना सारा खर्चा कौन उठा रहा है? क्या 1 रुपए में वसूल हो गया वो खर्चा? 1 रुपए में नहीं वसूल होता। वो सारा का सारा खर्चा कौन उठा रहा है? वो सारा का सारा खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है। बात समझ रहे हैं? तो वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन, वो कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट। लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जो गैर सरकारी लोग करते हैं। जैसे मान लो 10, 15, 20 लोगों की सोसाइटी, रईस लोगों की सोसाइटी ने आपस में हाथ मिलाया और एक ऐसी संस्था चलाई जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मैं कह दूं एक स्कूल खोला जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। क्या ये एनजीओ नहीं है? बिल्कुल एनजीओ है। तो बेटा वहां का भी तो खर्चा होगा, वहां का भी कंजम्पशन काउंट होगा। तो यहां जो कहा गया है, यहां पर कंजम्पशन बाय एनजीओ, टेम्पल और हॉस्पिटल, फिलहाल तो हॉस्पिटल बोला है, स्कूल्स भी बेटा आपके इसमें ही आते हैं, ठीक है ना। स्कूल्स में कायदे में एनजीओ के अंदर ये चीज रजिस्टर्ड होती है, सेक्शन 8 के अंदर आपका रजिस्टर्ड होता है कंपनीज एक्ट 2013 में। और ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये लोग इतना तगड़ा प्रॉफिट कमाते हैं कि आपको भी पता है, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, इनका तो इतना जबरदस्त प्रॉफिट है। लेकिन कायदे में प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, ये भी एनजीओज में आता है, ठीक है जी, जो कायदे की बात है। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक्सेट्रा लिख दिया ताकि कोई स्कूल वाला मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी एनजीओ ही है। तो जो भी गैर सरकारी लोग कोई समाज के कल्याण के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो वो भी तो कुछ खरीदते होंगे कंजम्पशन के लिए। मैंने कहा कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैंने एक स्कूल खोला, मैं एक गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो गरीब बच्चे कहां से आए? उनके पास के खाने के लिए भी है यार, उन्हें कहां से दूंगा? मिड डे मील भी उन्हें दूंगा मैं, उनको बैग्स भी दूंगा, उनको कॉपीज भी दूंगा, बुक्स भी दूंगा, उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स को भी बुलाऊंगा। ये कंजम्पशन किसका? ये एनजीओ का कंजम्पशन है भैया। मैं खर्चा कर रहा हूं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वो टीचर आ रहा है वो तो खर्चा नहीं कर रहा, उसकी तो इनकम हुई। या जो मैंने बुक्स खरीदी हैं वो भी तो मार्केट से परचेज की होंगी, तो जो बुक सेलर है उसकी तो इनकम हुई, हुई कि नहीं हुई? या फिर जो मिड डे मील दे रहा हूं उन्हें, बीच में खाना दे रहा हूं, वो खाना कहां से परचेज करके लाया? वो भी तो कहीं ना कहीं से खर्चा हुआ है, मेरा खर्चा हुआ, लेकिन उनकी तो इनकम हुई है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये एक कंजम्पशन है जो कहीं ना कहीं किसी और बंदे की इनकम कहलाती है। हमें नेशनल इनकम के ऊपर ध्यान देना है, बाकी किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो कंजम्पशन हमारे पास कितने प्रकार के हुए? हमारे पास 3 प्रकार के कंजम्पशन। अगर मैं आपसे को बेटा जरा कंजम्पशन निकालना, आपका टोटल कंजम्पशन कितना आया, तो आप कहेंगे सर कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट प्लस कंजम्पशन बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों के कंजम्पशन को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका टोटल कंजम्पशन आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। एक मैंने वैसे पीडीएफ में लिख रखा है एक फॉर्मूला सा क्रिएट करके, वो फॉर्मूला ही है वाकई में, बस यहां पर आपको ये वर्ड समझाने जरूरी थे। जरा वीडियो को पॉज करके थोड़ा नोट करिएगा और मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे और कराता हूं इसमें। हाँ जी, तो इसमें क्या हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एक फॉर्मूले के तरीके से मैंने लिखा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर इसको एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। क्या कहा है इसका? इज इक्वल्स टू कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, कंजम्पशन बाय एनजीओस। ये चीज आपको जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की, ये फॉर्मूला है। अभी कंजम्पशन का फॉर्मूला बताया, अभी इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ही बताऊंगा। बात समझ रहे हैं? इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, मैं एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं, ताकि इन सभी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला ये, लेकिन जो 3rd चैप्टर है, उस 3rd चैप्टर को बनाने के लिए मैं अभी तक नींव तैयार कर रहा हूं। मैं अभी तक कहते हैं मकान बनाने के लिए नींव पिलर्स तैयार करने होते हैं, ये मैं पिलर्स तैयार कर रहा हूं। ये आपको एक एक करके इनकी नॉलेज मिलेगी, तभी जाकर आप 3rd चैप्टर में बढ़िया तरीके से फॉर्म करोगे। ध्यान रखना इस चीज का। चलिए जी, मैं इसके अगला टॉपिक अभी कराता हूं, इन्वेस्टमेंट। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। भैया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कंसेप्ट और कंपोनेंट्स क्या क्या है? कंपोनेंट्स इसके मैं कल कराऊंगा, फिलहाल केवल मैं इसकी चीजें समझाने वाला हूं। इसका एक फॉर्मूला है, I इज इक्वल्स टू डेल्टा के। I इज इक्वल्स टू डेल्टा के। I मतलब इन्वेस्टमेंट, डेल्टा मतलब चेंज, जो कि आपने 11th क्लास में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, वैसे पढ़ना चाहिए आपको। डेल्टा मतलब चेंज होता है, चेंज इन के बोले तो कैपिटल, कैपिटल में जितना चेंज
उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैं आपसे एक बात कहूं छोटी सी एग्जांपल के तौर पे, यहां मैंने लिख दिया हालांकि, वेयर I इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, डेल्टा इज इक्वल्स टू चेंज, K इज इक्वल्स टू कैपिटल। मैं कह रहा हूं मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को नहीं, मैं एक तरीके से कह सकता हूं मैंने एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट खरीदा 1 लाख रुपए का, ये मैंने लगाई कैपिटल। एक तरीके से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने एक कैपिटल तैयार की। कैपिटल तैयार करने के बाद क्या हुआ, मैं क्या करता था, प्लॉट सेल आउट करता था। प्लॉट जब मैं बेचने चला तो मुझसे किसी ने कहा यार तू ऐसे प्लॉट बेचेगा तो 2 लाख का बिकेगा, पर अगर इसके ऊपर तू मकान बना दे ना, एक फ्लोर तैयार कर दे, उस फ्लोर को तैयार करने के बाद तेरा 5 लाख का बिक जाएगा। मुझसे किसी ने बोला, तो मैंने क्या करा, इसमें फर्दर पैसा लगाने की कोशिश करी। तो इस प्लॉट के ऊपर मैंने ग्राउंड फ्लोर तैयार किया। ग्राउंड फ्लोर तैयार करने में लगभग मैंने 1 लाख रुपए और खर्च कर दिए। टोटल 2 लाख रुपए मैंने खर्च किए। 2 लाख रुपए, अब क्या है, मेरी टोटल कैपिटल कितनी हो गई जी, मेरी टोटल कैपिटल हो गई 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए टोटल कैपिटल हो गई। तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, मेरा 1 लाख रुपए जो पहले लगाया ये भी इन्वेस्टमेंट है, पर ये इन्वेस्टमेंट पहले साल में काउंट हो चुका होगा जब भी मैंने प्लॉट खरीदा होगा। लेकिन अब जो मैंने ग्राउंड फ्लोर तैयार की है, मतलब चेंज कि पहले 1 लाख में ये 2 लाख, अब हो गई, ये चेंज कितना हुआ, इस चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यहां पर यही कहा गया, इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे आप, चेंज इन कैपिटल को आप इन्वेस्टमेंट कहने वाले हैं। जब भी आपको अभी क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपकी पहले कैपिटल इतनी थी, फर्दर आपने इतना पैसा लगा के और ये पर्टिकुलर प्लॉट या जो भी चीज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा इतने की हो गई, तो आप जरा इन्वेस्टमेंट बताएं कितनी हुई। तो इन्वेस्टमेंट क्या करने वाले हैं, नई में से पुरानी वाले को माइनस कर दो, जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे चीज क्लियर हो जाएगी, पर फिलहाल इस चीज को समझ के चलना कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन के। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट का मतलब जब भी आप कहीं पैसा कहीं लगाते हैं फर्दर इन पैसा कमाने के लिए। जो मैंने प्लॉट खरीदा और उसके बाद उसको ग्राउंड फ्लोर तैयार किया, क्यों, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि शायद ये 5 लाख का बिक जाएगा, इसलिए मैंने काम किया। ठीक है जी, चलिए अब कंपोनेंट्स में मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूं, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।